एक बार फिर नाथूराम गॉडसे को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। जी हां, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे पर ग्वालियर में गॉडसे ज्ञानशाला का कल शुभारंभ हुआ। ग्वालियर के दौलतगंज स्थित हिंदू महासभा कार्यालय में गॉडसे की तस्वीर पर माला पहनाकर और तिलक लगाकर आरती की गई। हिंदू महासभा के लोगों ने इस दौरान गॉडसे अमर रहें के नारे लगाए। बड़ा सवाल ये कि महात्मा गांधी के कातिल को इतना सम्मान क्यों? जिस शख्स ने राष्ट्रपिता की हत्या की उसका महिमा मंडन क्यों? बताया जाता है कि हिंदू महासभा ने पहले भी गॉडसे का मंदिर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने इसे रोक दिया। क्या अब इस पर फिर से प्रशासन हस्तक्षेप करेगा? तस्वीरें देखिए, जब ये शुभारंभ हुआ उस वक्त कैसे पूजा अर्चना की गई, नाथूराम गॉडसे की फूल माला अर्पण किया गया, तिलक लगाया गया, बाकायदा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दरअसल सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि ये कार्यक्रम आयोजित किसकी तरफ से किया गया, कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को अंजाम दिया। अखिल भारत हिंदू महासभा ने देश की आजादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। क्रांतिकारी शहीदों का, बलिदानियों का जो जत्थे के जत्थे दिए। हम आज बता देना चाहते हैं कि इन क्रांतिकारियों बलिदानियों का जो है अपमान किया गया कांग्रेस के द्वारा और देश का विभाजन किया गया। जो है जो प्रतिकार किया वो गांधी का नहीं, उनको जिन्ना का भी प्रतिकार करना था। और हम चाहते हैं यदि देश का कोई भी विभाजन करेगा तो हिंदू महासभा उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। नाथूराम गॉडसे हम हिंदू महासभा फिर पैदा करेंगे। कोरोना गया नहीं कि बर्ड फ्लू डराने लगा है। देश में अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। नया राज्य है दिल्ली। इससे पहले यूपी में फ्लू की पुष्टि हुई, जहां कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव आने से लखनऊ तक हड़कंप है। कोरोना गया नहीं, एक महामारी ने दस्तक दे दी है। ये बेजान परिंदे कोरोना से जूझते भारत में एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। मरते परिंदे डरा रहे हैं। खतरा एक नहीं, देश के कई राज्यों में है। हिमाचल से केरल तक और गुजरात से बंगाल तक परिंदों के मरने की खबरें आ रही हैं। पहले 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, अब इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल हो गया। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल। यूपी में बर्ड फ्लू की एंट्री कानपुर से हुई, जहां चिड़ियाघर में 4 मरे पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसके बाद चिड़ियाघर को सील कर दिया गया। कानपुर चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 पक्षी मरे पाए गए। अब उस बाड़े में सभी पक्षियों को मारने का आदेश दे दिया गया है। कानपुर प्रशासन ने पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है, जहां लोगों के आने पर भी मनाही है। कानपुर का असर राजधानी लखनऊ में भी दिख रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा चिंता लखनऊ चिड़ियाघर को लेकर है। बर्ड फ्लू के बढ़ते दायरे के बाद लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान अलर्ट पर है। चिड़ियाघर में सभी पक्षियों के बाड़े को सैनिटाइज किया जा रहा है। अंदर बाहर चूना छिड़का जा रहा है। इतना ही नहीं, पक्षियों के खाने में खास सावधानी बरती जा रही है। एहतियातन खाने में विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा बढ़ा दी गई है। चिड़ियाघर के कर्मचारियों को बताया गया है कि किसी पक्षी की मौत पर क्या करना है और क्या नहीं करना। तो हम लोगों के कोई भी अनयूजुअल अगर डेथ होती है किसी की भी, अभी तक तो हुई नहीं है, और अगर बाहर होती है या हमारी कैप्टिविटी के अंदर होती है तो उसको जाहिर सी बात है उसका थॉरो पोस्टमार्टम करके उसको इन्वेस्टिगेशन करके कि ये कहीं बर्ड फ्लू का केस तो नहीं है, तो इसलिए ये प्रिकॉशन लिए गए हैं। जो किट है हम लोगों के पास, जो बर्ड फ्लू किट है वो अवेलेबल है हम लोगों के पास, उसका हम लोग कर रहे हैं। जो विजिटर आ रहे हैं आपने देखा होगा कि वहाँ पर फुट वॉश भी है, वहाँ पर हैंड वॉश भी है, और इस तरह की जो वहाँ पर हम लोगों ने सुविधाएं दे रखी जिससे प्रॉपरली सैनिटाइज होकर जो है आदमी अंदर आए, किसी तरह का इन्फेक्शन कैरी करके यहाँ पर ना आए। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि वाले जिलों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। मंदसौर और नीमच में भी वायरस कंफर्म हुआ है, लेकिन सरकार तमाम एहतियाती उपाय कर रही है। इंदौर के एक पोल्ट्री फार्म में 450 मुर्गियों को मार दिया गया। हमारे जो पहले 3 जिले पॉजिटिव आए थे कौवों में पॉजिटिव पाया गया था, उसके अतिरिक्त हमारे 5 जिलों में और कौवों में पॉजिटिव पाया गया है। उसके साथ साथ हमारे इंदौर के मार्केट में जो हमने टेबल के और नाइफ के स्वेब लिए थे उसमें, और नीमच के मार्केट में भी जो हमने टेबल के और स्वेब लिए थे उसमें भी पॉजिटिव पाया गया है।
तो नीमच और इंदौर के लिए तो हमने यही किया है कि जो मार्केट है उतना 1 किलोमीटर एरिया का मार्केट बंद कर देंगे और जो भी उसको सैनिटाइज करा देंगे और उसके अलावा 10 किलोमीटर रेडियस में हम उसको सर्विलेंस करेंगे। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू और तेजी से फैल रहा है। यहाँ कई शहरों में पक्षियों के मरने की खबरें आ रही हैं। राज्य के 9 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इनमें इंदौर, मंदसौर, आगरमालवा, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 9 से ज्यादा जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा चिंता की बात है इंदौर और नीमच में जो सैंपल्स मुर्गे और मुर्गियों के लिए गए थे उनमें भी बर्ड फ्लू निकला है। इसके बाद एहतियातन मध्य प्रदेश के सभी पोल्ट्री फार्म पर अब जो पोल्ट्री मालिक हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो लगातार दवाओं का छिड़काव करें। जो उनके पोल्ट्री फार्म्स हैं वहां पर साफ सफाई का विशेष इंतजाम रखें। हम राजधानी भोपाल के पास एक जो पोल्ट्री फार्म है वहां पहुंचे हैं और यहाँ पे आप तस्वीरों को देखिए कि जो चूजे यहाँ पे रखे हुए हैं, बाकायदा जो डिसइंफेक्शन है, स्प्रे है वो यहाँ किया जाता है। दवाओं का लगातार छिड़काव यहाँ पे किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई जो घटना है वो यहाँ ना हो, वायरस यहाँ ना फैल सके। इंदौर में भी पार्कों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बार बार पार्कों में छिड़काव हो रहा है। घरेलू और प्रवासी पक्षियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पक्षियों की मौत की पहली खबर 25 दिसंबर को पहली बार राजस्थान के झालावाड़ से आई थी। अब राजस्थान के 11 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। इनमें सवाई माधोपुर, पाली, दौसा और जैसलमेर शामिल हैं। राजस्थान में पक्षियों का मरने का सिलसिला जारी है। अब तक 30 जिलों में इस तरह की खबरें आ चुकी हैं जहां पर पक्षियां लगातार मर रही हैं, जिसमें से 15 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। करीब 1700 कौवे अब तक मर चुके हैं। इसके अलावा करीब 100 से ज्यादा कबूतर मरे हुए मिले हैं। 100 के आसपास मोर मिले हैं। इसके अलावा 350 और पक्षियां मरी हुई मिली हैं। सवाई माधोपुर में मरे कौओं में बर्ड फ्लू का H5 स्ट्रेन मिला है। जिले में अब तक 70 परिंदों की मौत हो चुकी है, जिनमें कौओं सहित मोर, कमेडी भी शामिल है। सवाई माधोपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने से रणथंभौर वन प्रशासन अलर्ट पर है। गुजरात के जूनागढ़ में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जूनागढ़ में 53 पक्षी मरे पाए गए। इनके सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। गुजरात के महसाणा और सूरत में भी कौओं की मौत से हड़कंप मचा है। पक्षियों में बर्ड फ्लू की दहशत के चलते प्रशासन अलर्ट पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के कांकरिया जू में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी पंछियों के पिंजरे हैं वहाँ पे कुछ इस तरीके से दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। दरअसल जूनागढ़ के माणावदर में करीब 53 जितने जो पंछी है वह मृत हालत में पाए गए थे। उसके बाद उनका जो रिपोर्ट आया है उसमें 2 कंफर्म किया गया है कि 2 पंछियों में बर्ड फ्लू के वायरस मिले हैं। उसके बाद लगातार यहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है, ना सिर्फ जूनागढ़ में बल्कि पिछले कई दिनों में महसाना, सूरत, वडोदरा सभी जगह पे मृत हालत में कौवे पाए गए हैं, जिसके चलते प्रशासन और खास करके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो अलर्ट पर है। और लगातार क्योंकि जो जू है, जू के अंदर जो पंछियों का इलाका है उसे अलग कर दिया गया है, साथ ही वहाँ पे दवाई भी छिड़कने का काम जो है उसे शुरू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पोंग इलाके में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जबरदस्त हड़कंप मच गया। यहाँ हर साल प्रवासी पक्षियों की गिनती काफी ज्यादा हो जाती है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद यहाँ 3500 प्रवासी पक्षियों को मार दिया गया। आज तक उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी अब भी जारी है। बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढक चुका है। बर्फबारी रुकी तो बंद रास्तों की सफाई शुरू हुई। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवे पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, मानो कुदरत ने जमीन पर सफेद रंग भर दिया हो। कहीं कहीं तो बर्फ की 5 फीट मोटी चादर बिछ गई है। ये हाल है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का। चमोली में बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम तो पूरी तरह से बर्फ से ढक गया। बद्री विशाल के दर पर ऐसी मनमोहक तस्वीर उभरी है कि लोग देखते रह जाएं। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में 2 फीट से 3 फीट तक बर्फ है। बीच में चमकता हुआ भगवान विष्णु का मुख्य मंदिर दमकता दिख रहा है। भारी बर्फबारी में बद्रीनाथ और भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 58 हनुमान चट्टी से
माना पास तक बंद हो गया था। सड़कों पर बर्फ का पहाड़ जमा हो गया था। 3 दिन बाद ही बीआरओ की भारी मशक्कत के बाद रास्ता खुल पाया। बीआरओ के कर्मचारी -15 डिग्री सेल्सियस में भी डटे हैं। चीन सीमा तक सड़कों को खोलने में लगे हैं। औली में तो पर्यटकों के मन की मुरादें पूरी हो गईं। भारी ठंड में यहां भी सैलानी बर्फ का मजा ले रहे हैं। औली का स्कीइंग रिजॉर्ट भी गुलजार है। धूप निकलते ही यहां पर्यटकों की बहार हो जाती है। ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा शहर है जोशीमठ, और औली बहुत ही अच्छी जगह है। उत्तरकाशी के पहाड़ी इलाकों पर भी बर्फ का कब्जा है। गंगोत्री में पारा -6 डिग्री तक पहुंच गया तो यमुनोत्री धाम में रात का तापमान -8 डिग्री तक लुढ़क गया। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल के सियासी रण में अब सीता जी की एंट्री हो गई है। बीजेपी को घेरने के चक्कर में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी को बदजुबानी उनकी देखने को मिली। ना दिमाग पर कंट्रोल रहा, ना कि अपनी जुबान पर। ममता के सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर अब बीजेपी नाराजगी दिखा रही है। पार्टी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए माफी मांगने को कहा है। हिंदुओं को गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीता माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुता। बनर्जी होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। सीता रामेर কাছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। बंगाल की सियासत में अब मां सीता की भी एंट्री हो गई है। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी चुनावी सभा में विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं। उन्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश में वो कुछ ऐसा बोल गए कि खुद ही विवादों में घिर गए। शनिवार को बैरकपुर की चुनावी सभा में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी यूपी के हाथरस कांड के बहाने बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो मिसाल चुनी वो उल्टी पड़ गई। निशाना योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर था, पर मां सीता को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा वो किसी भी लिहाज से जायज नहीं हो सकता। सीता रामेर কাছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। जैसे ही कल्याण बनर्जी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मेघालय के पूर्व गवर्नर और बीजेपी नेता तथागत रॉय ने ट्विटर पर कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। इस इंसान को जानते हैं? कल्याण बनर्जी एक हिंदू ब्राह्मण और टीएमसी सांसद। ये कह रहे हैं कि सीता राम के पास जाकर बोली, मेरा सौभाग्य था कि रावण ने मेरा हरण किया। अगर तुम्हारे चेलों ने मेरा हरण किया होता तो मेरा हाल यूपी की हाथरस पीड़ित जैसा हो जाता। राम भक्त जवाब देंगे। राम भक्तों ने इस ललकार का जवाब देने में देर नहीं लगाई। हावड़ा के गोलबाड़ी थाने में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टीएमसी सांसद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज करा दिया। ये जो वर्ड बोले कल्याण बनर्जी ने हमारे सीता माँ के लिए, ये बहुत गलत बात है और हमारे हिंदुओं के लिए बहुत आघात लगा है। इसलिए मैं अपने हिसाब से मैं जाकर इसे
कंप्लेन किया और एफआईआर के लिए मैं गोलावाड़ी गया। मैं चाहता हूँ कल्याण बनर्जी हमारे गुरु सीता माता के लिए माफी मांगे। बीजेपी ने कल्याण बनर्जी के बयान को हाथों हाथ लेकर न सिर्फ इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया, बल्कि धार्मिक भावनाओं के खिलाफ भी बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जनता इसका हिसाब जरूर करेगी। मुझे लगता है कि ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट है जो जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, ये उसका परिणाम है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो बनर्जी जैसे लोग जो भाषाई मर्यादाएं भूल रहे हैं, उनको सलाह देना तो बेमतलब की बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जनता इसका हिसाब जरूर करेगी। कल्याण बनर्जी जो कि बंगाल के एमपी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सीता मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत निंदनीय है। ये एक बड़ा अपराध है। करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है इस प्रकार से सीता मां को जो गाली दी है कल्याण बनर्जी ने। आप देखिए ममता बनर्जी के वो राइट हैंड है। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बंगाल में कब से देखने को मिल रहा है। कल्याण बंदोपाध्याय ने जिस तरीका से राम के ऊपर जो जैसा बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का तुष्टीकरण का राजनीति उसको पसंद है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स उसको पसंद है। इसलिए हमारा जो संस्कृति है, जो रामायण महाभारत हम लोग छोटी उम्र से इसको स्कूल में हम लोग घर में ये पढ़ी हुई है, इसका ऊपर अपमान कर रहा है। हम लोग चाहते हैं इसका जवाब 21 में जनता देंगे। मामला मां सीता से जुड़ा तो मिथिलांचल भी एक्शन में आ गया। मैथिली समाज ने कल्याण बनर्जी को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए माफी मांगने की मांग की है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जय श्री राम के नारों पर बिफरी ममता बनर्जी ने उसे ही एक मुद्दा बना दिया था। अब 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी की सीता माता पर टिप्पणी कुछ ऐसी ही दिशा में जा रही है। पार्टी ये बखूबी जानती है कि इससे नुकसान हो सकता है और बीजेपी इसे उठाने के लिए पूरी तरह तैयार भी है। आखिरकार राजनीति में मुद्दों की कमी नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस मुद्दे का तीर तरकश से निकलकर सही निशाने पर लगे। बंगाल में चुनावी साल है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में ये तो अभी विवादित बयान की शुरुआत है। अभी तो नेताओं के कई बेतुके बयान दिखाई देंगे, कई जुबानी जंग दिखाई देंगी। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल, दीपक देबनाथ और वैद्यनाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो बंगाल में वोट के लिए हिंदू मुसलमान जमकर हो रहा है। यही वजह है कि तृणमूल सांसद के सीता वाले बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया है। बंगाल में ममता को हराने के लिए बीजेपी की नजर हिंदू वोट पर है और ऐसे में सीता वाले बयान से पार्टी को अपनी धार तेज करने का एक और मौका मिल गया। धर्म और सियासत को अलग अलग रखने की बात तो बहुत होती है, लेकिन चुनाव आते ही वोट ही सब कुछ हो जाता है और उस वोट के लिए सब कुछ जायज है। मंदिर मंदिर चक्कर लगने लगते हैं, धार्मिक गोलबंदी तेज हो जाती है, फिर बंगाल इससे भला कैसे अछूता रह सकता है। तृणमूल अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने में लगी है तो बीजेपी हिंदू वोटरों को रिझा रही है। अगर कल्याण बनर्जी के बयान के पीछे मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच है तो बीजेपी के लव जिहाद वाले बयान के पीछे भी अपनी राजनीति है। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बंगाल की सभा में लव जिहाद का शगुफा छेड़ा था। दुर्गापुर में उन्होंने हुंकार भरी थी कि सरकार बनी तो बंगाल में भी लव जिहाद पर कानून बनेगा। धर्म स्वातंत्र विधेयक हम मध्य प्रदेश में लाए हैं और हम वैसा ही धर्म स्वातंत्र विधेयक जिसको आप मीडिया के लोग लव जिहाद कहते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो मैं आग्रह करूंगा वो कानून यहाँ भी आए, गौ का भी और उसका भी। नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के बड़े नाम हैं। उन पर 48 सीटें जिताने की जिम्मेदारी है। ममता को चुनावी बिसात में शिकस्त देने के लिए उन्होंने उस दाव को चला जिसे अपने सूबे में भी चल चुके हैं, लेकिन बीजेपी के इस दाव को हिंदू मुसलमान का खेल बताकर टीएमसी ने पलटवार कर दिया। लोग अगर रहेगा तो कभी ऐसा सांप्रदायिक कानून नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। लव जिहाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुना है और गो हत्या का कानून पश्चिम बंगाल में
वामफ्रंट भी लागू नहीं किया, उसके पहले कांग्रेस भी लागू नहीं किया, हम भी 10 साल में कानून लागू नहीं किया। और इतना जिहाद इतना जिहादी मत बनिए। सुनिए, ये बंगाल है, ये यूपी नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं ना, हम लोग आएगा तो करेगा ये, अरे आप लोग तो नहीं आ रहे हैं, आप लोग तो जा रहे हैं। बंगाल से नहीं, देश से, दिल्ली से। कोरोना कब जाएगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन टीएमसी कब जाएगा मुझे मालूम है। बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तो साल के पहले ही दिन हिंदू जागरण मंच पर हथियार उठाने की बात कहकर सभी को हैरत में डाल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे संवैधानिक भी बताया। 1 जनवरी को पश्चिमी मिदनापुर में उन्होंने कहा, युवा हिंदुओं को एकजुट होने की दरकार है, जरूरत हो तो हथियार भी उठाएं। हमारा संविधान सम्मान और जीवन की रक्षा के लिए इसकी इजाजत देता है। ममतागढ़ में बीजेपी अपने हिंदुत्व के मोर्चे पर डटी है, तो ममता की पार्टी की पूरी कोशिश है कि मुस्लिम वोट छिटकने न पाए। तभी तो ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है। फिर चाहे मामला सीए और एनआरसी के विरोध का हो या फिर दुर्गा विसर्जन पर आदेश का, बीजेपी कार्यकर्ताओं के जय श्री राम के नारे पर गुस्से को बीजेपी मुसलमानों को खुश करने की चाल बताती है। 2019 मई की उन तस्वीरों को भी जरा याद कर लीजिए, जब ममता बनर्जी काफिले को रोककर जय श्री राम के नारे लगाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भड़क गई थी। सीए को लेकर भी ममता सख्त रही है। वो भरे मंच से हुंकार भरती रही है कि बंगाल में सीए लागू नहीं होगा, बंगाल में किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। 2021 का बंगाल चुनाव सबसे अलग है। पहली बार वोट के लिए धार्मिक भावनाओं से खुलकर खेला गया। तुष्टीकरण दोनों तरफ से है, फिर चाहे तृणमूल हो या फिर बीजेपी। और खास बात यह है कि ये खेमेबाजी दोनों दल को सूट भी कर रही है। धर्म की राजनीति बंगाल में या भारत में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस दौरान एक और जहां लव जिहाद की बात हो रही है, कानून बनाने की बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार आई, तो वहीं दूसरी ओर विरोध प्रदर्शन की आखिरकार इसकी बंगाल में जरूरत ही क्या है। और इन सब के बीच में एकमात्र राजनीति है जो लगातार उसी स्तर पर बरकरार है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। बंगाल की सत्ता प्रतिष्ठान का रास्ता मुस्लिम वोटरों की पसंद और नापसंद से होकर गुजरता है। अगर बंगाल में लेफ्ट के अभेद्य दुर्ग को ममता दीदी ने ढाया है, तो मुस्लिम वोटर का सपोर्ट बड़ा फैक्टर्स बना है। गुजरे 9 साल में मुस्लिम वोटर्स के समर्थन से ममता बनर्जी सभी बड़े या छोटे चुनाव जीती हैं। वो बंगाल में भी बीजेपी हुकूमत में आने से लव जिहाद का खिलाफ कानून बनाएगा। हम लोग का अगर रहेगा तो कभी ऐसा सांप्रदायिक कानून नहीं होने देंगे। सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें, भले ही लोगों की जाति, मत या मजहब कुछ भी हो। बंगाल के चुनावी सफर का इतिहास गवाह है। सियासी की वही गाड़ी सत्ता के दरवाजे तक पहुंची जिसका टिकट मुस्लिम मतदाताओं ने खरीदा, जिस गाड़ी पर मुस्लिम वोटर सवार हुए। बंगाल की चुनावी नर्सरी में वोटों की खेती में सबसे उपजाऊ जो फसल मानी गई वो मुस्लिम मतदाता है। बंगाल की सियासत का संपूर्ण परिदृश्य मुस्लिमों के इर्द गिर्द आपको घूमता दिखेगा। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन जारी है तो राष्ट्रव्यापी मुस्लिम नेता की छवि बनाने में जुटे हैदराबादी भाईजान नए प्रयोग को विस्तार देने बंगाल की सियासी लैब पहुंच गए। भाई आप बीजेपी को तो रोक नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर इतना लोग उनके पार्टी से भाग रहे हैं, हमसे पूछ के जा रहे क्या? वो तो उनको बताना पड़ेगा क्यों छोड़ रहे ममता को। यहाँ बीजेपी 18 MP जीत गए, कैसा जीती? क्या आप सौदा कर लिए थे? बिहार का इंपोरिकल एविडेंस है कि 20 सीट्स पर MIM ने कंटेस्ट किया, 5 हम जीते,
9 पर गठबंधन जीता, कांग्रेस आरजेडी के लोग, 6 सीट पर एनडीए जीता। इसके बावजूद बीजेपी कैसा गवर्नमेंट बनाया वहां पर, इसके बारे में सोचना है। मुस्लिम वोटर का 2 वर्ग बंगाल में मौजूद है, एक वर्ग उर्दू भाषी, दूसरा बंगाली मुस्लिम। बंगाल में मुस्लिम करते हैं टैक्टिकल वोटिंग। 2011 के विधानसभा चुनाव में 59 मुस्लिम चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और यही आंकड़ा 2016 में भी हूबहू बरकरार रहा। 2016 में भी 59 मुस्लिम विधायक बने। भले ही ये 294 सीटों का मात्र 20% हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये 20% मुस्लिम विधायक पूरे बंगाल में 100 से अधिक सीटों पर असर डालते हैं। बंगाल में बीजेपी 200 प्लस के मिशन की गणित पर काम कर रही है, लेकिन ये सियासी गणित तभी काम करेगा जब मुस्लिम वोटों का बिखराव हो। इसे समझने के लिए आपको 5 भौगोलिक क्षेत्र में बटे बंगाल का वोट वाला पूरा भूगोल समझाएंगे। सेंट्रल बंगाल में करीब 56.6% मुसलमान आबादी है, जबकि नॉर्थ बंगाल में 45.7%, दक्षिण बंगाल में 24.1%, वहीं पहाड़ी क्षेत्र में 14.9%, तो जंगल महल जोन में 9.1% मुस्लिम वोटर हैं। आज करीब 30 करोड़ मुस्लिम वोटर है, जिसका 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर वर्चस्व है। बंगाल में मुस्लिम फैक्टर के अनुसार से राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाया गया, इसका साक्षात प्रमाण बंगाल की चुनावी प्रयोगशाला है। कांग्रेस के साथ मुस्लिम यानी बंगाल में कांग्रेस सरकार, लेफ्ट के साथ मुस्लिम यानी बंगाल में लेफ्ट की सरकार, टीएमसी के साथ मुस्लिम यानी बंगाल में ममता सरकार। बंगाल के चुनावों में मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होते हैं। वाम का किला ढहने के पीछे की कई वजहों में एक बड़ी वजह मुस्लिम वोट का पाला बदलकर ममता के पीछे आ खड़ा होना भी था। ट्रैक रिकॉर्ड ही है कि मुस्लिम चुनाव जिताऊ फैक्टर हैं, लेकिन ये कैसे काम करता है? क्या 30% एकजुट मुस्लिम मतदाता हिंदू वोटर पर भारी पड़ता है? सरल शब्दों में आपको बताएं तो मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण परगना मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं। मुर्शिदाबाद देश का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला है, जहां 66% मुस्लिम आबादी है, जबकि मालदा में 51% है। सिर्फ इन 5 जिलों में 60 से ज्यादा विधानसभा सीट है। टोटल 294 विधानसभा में 130 सीटों पर मुस्लिम आबादी 27% है। मुसलमान मतदाताओं का वोटिंग का पैटर्न बताता है कि जीत में बड़ा फैक्टर वही है। साल 2014 और साल 2019 में मोदी लहर के बावजूद टीएमसी का वोट शेयर बरकरार रहा, क्योंकि मुस्लिम दीदी के साथ खड़े रहे। साल 2014 में 40% मुस्लिम वोट तृणमूल के खाते में आए। लेफ्ट के खाते में 31%, कांग्रेस को 24% मुस्लिमों ने वोट दिया, तो बीजेपी को 2% वोट मिला। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 70% मुस्लिम वोट मिले, कांग्रेस को 12%, लेफ्ट को 10%, बीजेपी को 4%। बंगाल में एम फैक्टर को यूं समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2016 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। 2019 लोकसभा के चुनाव में 2 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया। 2018 में लोकल बॉडी इलेक्शन में 800 से ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिया। यहां तक बीजेपी ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा से मीटिंग कर सपोर्ट की भी अपील की थी। यानी बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की ताकत सभी दलों को पता है और कोई उसे नजरअंदाज नहीं करता। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। 2019 चुनाव में ममता को 70% मुस्लिम्स ने वोट दिया। मुसलमानों का ममता में विश्वास है। वैसे भी मुसलमान की तरह इबादत करने या दुपट्टे की तरह सिर पर साड़ी रखने से परहेज नहीं करती। बंगाल की सियासत में अब फुरफुरा शरीफ के पीरजादा और हैदराबाद भाईजान की बंगाल की सियासत में नई केमिस्ट्री दीदी की जीत में रोड़ा अटका सकती है। दो 2021 के बंगाल चुनाव में सत्ता का मैदान जीतने के लिए 4 खिलाड़ियों की दावेदारी है। एक छोर पर खड़ी है बंगाल की दीदी कही जाने वाली 10 साल से मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाल रही ममता बनर्जी, तो उन्हें चुनौती देने के लिए जोर शोर से मैदान में है बीजेपी। इस बार जोर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी लगा दिया है। इसके अलावा हुगली के फुरफुरा शरीफ के ताकतवर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का फैक्टर है, जो खुद अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं।
अब्बास सिद्दीकी को अपनी ओर मिलाने के लिए ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक ने बिसात बिछाई हुई है। 2011 में ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता मिली तो उसके पीछे ममता के नारे माँ माटी मानुष ने जादू दिखाया था। মা মাটি মানুষের পরিবারকে আমরা সকলে আমাদের নমস্কার। वैसे तो ममता को बीते 10 साल में बंगाल में हर तबके का समर्थन मिला, लेकिन ममता जिसे सेकुलर राजनीति कहती रही है, बीजेपी उसे दीदी का मुस्लिम तुष्टीकरण कह के निशाने पर लेती रही है। ऐसे में 2021 में जब बंगाल में चुनाव होगा तो फैसला इस पर भी होगा कि क्या ममता का मुसलमानों के बीच समर्थन बरकरार रहा या नहीं, और फैसला इस पर भी होगा कि अगर 2021 में मुसलमानों के बीच दीदी लोकप्रिय बनी रही तो भी मुस्लिम वोट बिखरे तो नहीं। मुस्लिमों की बड़ी आबादी वाले बंगाल में मुसलमानों के वोट को लेकर इतनी बड़ी माथापच्ची इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी के प्रभावी तौर पर मैदान में उतरने से एक और बीजेपी के हिंदुत्ववादी छवि की वजह से ध्रुवीकरण की गुंजाइश है, तो दूसरी ओर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल पर नजरें गड़ा दी हैं। अभी 3 जनवरी को ओवैसी हुगली के दौरे पर आए थे और उनके फुरफुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात हुई थी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी 21 जनवरी को कोलकाता में एक नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर ओवैसी बंगाल में एक ऐसी ताकत बनने की रणनीति बना रहे हैं कि एक मुश्त मुस्लिम वोट उन्हें ही मिले। तो पहली बात यह है कि आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही है, भाई हिंदू भी हैं, ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट हैं, दूसरे कम्युनिटीज़ के भी वोट हैं, तो इस सब की नज़र से मुस्लिम वोट पे क्यों होती है? तो भाई हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर इलेक्शन लड़ेंगे और सबका वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब टीएमसी या बीजेपी किसके खिलाफ? अभी अरे जब इलेक्शन लड़ेंगे तो सबसे लड़ना पड़ेगा, तो मैं तो पिक एंड चूज नहीं कर सकता ना मेरा अपोनेंट कौन होगा। हम लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में एक ऐसी हुकूमत है जिससे आम जनता 73 साल से जो लोग पीछे हुए हैं उन लोगों को आगे लेके मुद्सरात में लेके आए। इसीलिए हम चाहते हैं जितना पार्टी है सब एक जगह आके महाजोट गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मीम भी आए हैं और बहुत पार्टी भी के साथ बात हुई है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह इस ऐलान को हम कर देंगे। ओवैसी और फुरफुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अपनी राजनीतिक खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन उनके लिए मैदान अभी साफ नहीं है।